4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर थोड़ी देर में डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की थोड़ी देर में भारत पाक के डीजीएमओ की बातचीत पहले 12 बजे होनी थी ये बातचीत, लेकिन हॉटलाइन में गड़बड़ी के कारण इसका समय बदला। एक तरीके से रिव्यू किया जा रहा है कंडीशंस को और हालत को, क्या कंडीशंस में फेरबदल, क्या परिवर्तन यहां पर निकलकर सामने आया है। डीजीएमओ के जरिए जो बातचीत के बाद एक तरीके से फायरिंग पर रोक लगी थी, लेकिन उसी दिन 3 घंटे बाद 3 घंटे के लिए लगातार ड्रोन्स आए और फायरिंग भी हुई थी। उस पर भारत ने अपना ऐतराज भी जताया था और आज इस पर बातचीत होने वाली है दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच में। थोड़ी देर में ये बातचीत होगी। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, विस्तार से बताएं इस खबर के बारे में। देखिए, आज शाम को 5 बजे ठीक से फिर से डीजीएमओ पाकिस्तान के साथ में भारत के डीजीएमओ की बात होने वाली है। इस बैठक में भारत की तरफ से तीनों सेनाओं के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बैठेंगे। थल सेना से राजीव घई लेफ्टिनेंट जनरल वो बैठेंगे, वायुसेना से एयर मार्शल AK भारती बैठेंगे, AN प्रमोद बैठेंगे जो एडमिरल हैं नौसेना के, वो बैठेंगे इस बैठक में। तीनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है, अलग अलग सेनाओं के। ये तीनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करेंगे और इस बातचीत में भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारत किसी भी तरीके का लिखित समझौता नहीं चाहता। भारत इसको समझौता नहीं मान रहा है। भारत युद्ध विराम को सिर्फ केवल एक सहमति मानता है, दो देशों के बीच में होने वाली सहमति मानता है। भारत की तरफ से ये कोई समझौता नहीं है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात भारत की तरफ से ये साफ है कि जो प्रतिबंध भारत ने पाकिस्तान पर लगाए हैं उन प्रतिबंधों पर इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। भारत अपनी तरफ से कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा। पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। जहां तक सीज फायर की बातचीत है तो सीज फायर पाकिस्तान चाहता था तो भारत ने उसको माना है, सहमति दी है अपनी। सीज फायर कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है। पाकिस्तान अगर सीज फायर का वायलेशन करता है, सीज फायर तोड़ता है, तो फिर भारत उसका करारा जवाब देगा। भारत उसके लिए तैयार है। तो भारत की तीनों सेनाएं अभी भी हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। 48 घंटे होने जा रहे हैं सीज फायर लागू होने को। आज शाम को ठीक 5 बजे इस सीज फायर को लागू होने को 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि सीज फायर के दौरान अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या बातचीत हुई और पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई नई शर्त आती है। भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि कोई भी शर्त बातचीत की कंडीशन नहीं होगी। बातचीत बिना शर्त होगी और सशर्त जो सीज फायर है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। भारत अपनी शर्तें रखेगा तो तब जाकर के सीज फायर चलेगा। पाकिस्तान चाहे जब सीज फायर तोड़ सकता है, उसमें भारत को कोई इतराज नहीं है। लेकिन भारत अब जो जवाब देगा उसको आप कह सकते हैं कि डिसिसिव एक्शन यानी निर्णायक जवाब होगा। तो वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा करारा जवाब होगा इस बात को पाकिस्तान जानता है। और इस पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत से पहले भारत के तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की एक बैठक चल रही है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष CDS अनिल चौहान इस बैठक में शामिल हैं, साथ ही साथ NS अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। तो पाकिस्तान से बातचीत के पहले अपनी प्रिपरेशन, किस तरीके का ऑपरेशन होगा, क्या होमवर्क होना चाहिए, भारत की तरफ से पॉइंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। तो भारत इसी पॉइंट्स पर आगे बात करेगा। तो पाकिस्तान को ज्यादा स्पेस नहीं देगा भारत। जो दबाव भारत ने बना रखा है वो दबाव भारत पाकिस्तान पर आगे भी बनाए रखेगा। इसका मतलब यह समझा जाए कि यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बंदूकों से केवल हाथ हटाए गए हैं, जो गोले हैं, मिसाइल्स हैं, उनसे बस थोड़ी दूरी बनाई गई है, लेकिन वो चीजें अपनी जगह हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे की सिचुएशन कैसी रखना चाहता है। संजय, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर तोड़ना नहीं तोड़ना, मानना नहीं मानना ही पाकिस्तान पर है। हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट हैं, तैयार हैं और किसी भी तरीके के ऑपरेशन को रेडी हैं। आज फिर से एक बार एयर मार्शल ने कहा है, भारती ने, कि हम लोग फिर से नए ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो नया ऑपरेशन कब मिलता, किस समय मिलता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी ऑन है, अभी भी बॉर्डर पर मौजूद है। और पहले भी भारत ने लगातार, पाकिस्तान ने जब कोशिशें की तब भी पाकिस्तान सीमा के पार नहीं घुस पाया। ना उसकी कोई मिसाइल घुस पाई, ना उसके फाइटर प्लेन घुस पाए।
तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत की बड़ी तैयारी, बड़े चक्रव्यूह को दर्शाती है। भारत की बड़ी तैयारी बड़े चक्रव्यूह को दर्शाती है। ये मीटिंग जिसमें आप कह रहे थे कि एनएसए भी शामिल थे, क्या ये पूरी हो चुकी है तीनों सेनाओं के डीजीएमओस के साथ और बड़े अधिकारियों के साथ? देखिए, ये बैठक अभी भी चल रही है और ये बैठक कुछ देर में खत्म होगी। उसके बाद में फिर डीजीएमओ पाकिस्तान के साथ में हमारे भारत के तीनों डीजीएमओ में मिलिट्री के तीनों बात करने वाले हैं। तो इस बातचीत में क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंटर्स तैयार करके दे दिए जा रहे हैं और उन्हीं पॉइंटर्स पर बात होगी। यानी पाकिस्तान को जरा भी स्पेस नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान पर छोड़ दिया गया कि सीज फायर वो चाहे तो माने, चाहे तोड़ दे। अगर वो तोड़ता है तो उसको फिर भारत से करारा जवाब के लिए तैयार रहना होगा। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ आपका। उधर बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, जहां पर पुंछ पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम उमर अब्दुल्ला पुंछ पहुंचे हैं। पुंछ में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 जुड़वा बच्चे मारे गए थे। मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो पहुंचे हैं उस परिवार से बात करने के लिए जिसके 2 जुड़वा बच्चे इस शेलिंग में मारे गए हैं। घर में मिलने के लिए पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। उधर इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुली है। आतंकियों को छुपाने के लिए इंटरनेशनल झूठ पाकिस्तान ने बोला है। पाकिस्तान सेना के साथ जनाजे पर खड़े मौलवी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ग्लोबल आतंकी को पाक सेना ने मौलवी बताया। जनाजे में खड़ा मौलवी ही निकला ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ। जनाजे में खड़ा मौलवी निकला ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ, जिसकी डिटेल भी सामने आ गई हैं। उसके बाकी सारे क्रेडेंशियल्स, बाकी सारी जानकारी सब मैच कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी किरकिरी बचाने के लिए कहता दिखाई पड़ा कि वो तो एक मौलवी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही हैं, जिन रैलियों में हाफिज सईद के भाषणों को बजाया जा रहा है, ये कहते हुए कि वो भारत से बदला लेगा और भारत के सामने वो एक चुनौती खड़ी करेगा। ये पाकिस्तान की वो जनता है जो अब तक पाकिस्तानी हुक्मरानों के उन्हीं नैरेटिव पर जिंदा है और उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। उसको साफ पता है कि हाफिज सईद और उसके संगठन की क्या हालत इन हमलों में की गई है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा अब्दुर रऊफ। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ लश्कर का प्रमुख चेहरा है। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाए इंसानियत फाउंडेशन FIF का मुखिया है। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करता रहा। US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आतंकी अब्दुर रऊफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मेन चेहरा है और राहत कार्यों की आड़ में आतंक इसका एजेंडा है। लश्कर तैयबा के शीर्ष नेतृत्व की टीम में शामिल हाफिज अब्दुर रऊफ साल 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा है। रऊफ लश्कर के फ्रंट संगठन फलाए इंसानियत FIF का मुखिया है, जो राहत कार्यों की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करता रहा है। 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब लश्कर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तब रऊफ ने FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम आयोजित किया। अजय जांड्याल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, जब से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं कि इस आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान के कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी, प्रशासन के लोग शामिल थे, तो एक तरीके से एक सच्चाई निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान टेररिज्म में किस हद तक डूबा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी खाल बचाने की कोशिश की, कहा ये तो एक मौलवी है। अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजीव, ये जब तस्वीरें बाहर आई हैं उसके बाद ये लगता है कि क्या पाकिस्तान को किसी भी तरह कोई शर्म नहीं
कि कभी भी कहीं भी आतंकी खड़े हो जाते हैं और सरकार, सेना, सब अमला इकट्ठा हो जाता है। फिर आप सोचिए एक चीज, जिस तरह से हो रहा है, जब पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया हो, उसके बावजूद भी आईएमएफ 2.3 बिलियन का लोन दे देता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये जो चल रहा है, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान है? क्योंकि इस पे गौर करना होगा और भारत का शायद ये रवैया ज्यादा बेहतर रहेगा कि बजाय दुनिया को सबूत देते फिरे, क्योंकि जो एक्शन भारत ने किया उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 9 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। ये कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी थी, मसूद अजहर बच गया, वरना परिवार के साथ उसका भी अंतिम यात्रा हो गई होती, तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप सोचिए, रऊफ जो दुनिया में वांटेड है, वो वहां पर पाकिस्तानी सेना के जनरल 21 तोपों की सलामी देते हैं मसूद अजहर के परिवार के जो शव जब जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कैसे एक मिली भगत के चलते एक बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान में आतंकवाद का चल रहा है। इसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना होगा। अगर ये नहीं देखा गया समय पर, तो फिर जैसे अमेरिका ने ट्विन टावर हमले को देखा था, जैसे कई दुनिया के देश जो हैं ऐसे आतंकी हमलों को देख चुके हैं, भारत तो देख ही रहा है, झेल ही रहा है। उनको भी तब खबर होगी, तब पता चलेगा। उनको भी तभी खबर होगी, तब पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के इस तस्वीर के साथ भारत भी शायद तैयार बैठा है यूएनएससी में इन तस्वीरों को, इनमें शामिल हुए पाकिस्तानी अधिकारियों को, और जो भी इस ऑपरेशन सिंदूर में सबूत मिले हैं, वो सब कुछ अब पेश करने की तैयारी में भी आ जाए। सही कहा, यूएनएससी में बाकायदा एक जो है भारत का एक जो यूनिट जाएगा और वहां पर जाके प्रतिनिधित्व जो है करेगा भारत का। और ये तस्वीरें तमाम जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके बाद का जो प्रक्रिया, भारत के जो मासूम लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया मिसाइल्स दागकर, और उसके साथ साथ ये तस्वीरें जो बयां करेंगी कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक के जो नंगे नाच को जो है वो नाच रहा है, कब से खूनी खेल खेल रहा है भारत के साथ, और उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार, सेना, खुफिया एजेंसी तमाम जो है इस चीज में लगी हुई हैं। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इस चीज को दुनिया को दिखाया जाए और दुनिया इस चीज को देखकर फिर एक्ट करे। आप सही कह रहे हैं। मैं एक बड़ी खबर अभी बहुत जल्द आपको बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को, सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित नहीं किया है। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक चुप्पी साधी हुई है। उम्मीद पूरी है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की हर उस बात को साझा करेंगे जो शायद देशवासी जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। 8 बजे का समय आज रात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुप्पी धारण की हुई थी। सारी चीजों पर केवल सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही कुछ कह रहे थे। आज देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश को संबोधित करने के साथ साथ ये संबोधन एक तरीके से पूरे विश्व को भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत क्या स्पष्ट करना चाहता है। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर। राकेश सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इस खबर को विस्तार दीजिए। देखिए राजीव, बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री पूरे मसले को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जिस तरह से मिली है उसको लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ जो सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पूरे डिटेल आखिरकार किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई थी उसके बारे में डिटेल बताएंगे। और साथ ही साथ ये जो सूत्र है इस बात को जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से पूरा ऑपरेशन चला है,
क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जो डीजीएमओ हैं वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। उससे पहले आपने देखा था कि विदेश मंत्रालय और डिफेंस के जो आला अधिकारी थे वो लगातार ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जो है रात 8 बजे देश के नाम संबोधन होगा। संबोधन में ये भी हो सकता है, सिर्फ ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से पूरा सिलसिला चला और जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया गया और आखिरकार भारत किस तरह से माना, किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी कि दोनों देशों को धन्यवाद दिया था। लेकिन इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और साफ बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से इसके पीछे इनसाइड था और जिस तरह से जो भारत की कार्रवाई से पाक पूरी तौर पर तिलमिला गया था। साथ ही साथ आप लगातार देख रहे हैं कि इसको लेकर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो प्रधानमंत्री जो सूत्र है इस बात को जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री देंगे कि आखिरकार जो सीज फायर की घोषणा की गई तो उसके पीछे क्या कारण थे और आखिरकार राष्ट्र ने जो सेना ने जिस तरह से अपने शौर्य का, पराक्रम का जो दिखाया उसके बारे में भी प्रधानमंत्री डिटेल रूप से जो है अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है राकेश, मेरे साथ संजय शर्मा भी हमारे सीनियर एडिटर जुड़ गए इस वक्त सरकार को नजदीक से, वो भी देखते हैं। संजय शर्मा, जरा विस्तार दीजिए इस खबर को। प्रधानमंत्री का संबोधन अपने आप में बहुत खास है क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, इसके अलावा कि वरिष्ठ सेना के अधिकारी ही सामने आगे आए हैं। देखिए राजू, जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है तब से लगातार देश की जनता का मूड एकदम से चेंज हुआ और पूरा देश ये मान के चल रहा था कि इस बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को करारा तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ उसके बाद से कई सारे सवाल उठना खड़े शुरू हो चुके थे, इस पर राजनीति होना शुरू हो चुकी थी। कई सारे अपोजिशन पार्टी के नेता ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे थे, तो कोई स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने की बात कर रहे थे, तो संसद सत्र का विशेष अधिवेशन बुलाने की बात करते इसी विषय पर। तो इस विषय को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे सीधे जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जनता के साथ, जनता से ये बात कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में कि युद्ध करना, लड़ाई करना उनकी मंशा कतई नहीं थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग थी और उन्होंने सबसे पहले भी कहा था जब पहलगाम पर हमला हुआ था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया है। तो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई करने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और मिट्टी में मिला भी दिया गया। तो ये बातें देश की जनता को बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरह का एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है, नैरेटिव बनता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में भारत को युद्ध विराम करना पड़ा, तो उसको तोड़ने के लिए पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को आगे किया गया था। लेकिन पात्रा के बाद अब खुद ये कमान सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ली है कि वो किसी भी तरीके का नैरेटिव अपने खिलाफ नहीं बनने देंगे। अगर उनका या उनकी सरकार का कोई फैसला है तो उसके लिए वो खुद जनता को बताएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद देश के नाम संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे 8 बजे, और फिर किस तरह से क्यों ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और क्यों रोकना पड़ा, क्यों युद्ध विराम करना पड़ा, इसके एक एक कारण को जनता को बता करके जनता में ये संदेश देंगे कि जनता की भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी फैसला किया था और आगे भी फैसला करेंगे। ठीक है, मेरे साथ मनोहर केसरी मेरे सहयोगी भी इस वक्त प्रधानमंत्री आवास से जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी आप तक? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। मकसद साफ है कि जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, भारत के साथ जो पाकिस्तान ने के साथ जो सीजफायर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर के, इसे लेकर के एक एक बातों का जवाब और करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वो बतलाएंगे कि आखिरकार अब तक पाकिस्तान के साथ क्या और किस तरह की बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, हम मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे और उसमें जो सफलता हासिल हुई है और भारत राजी हो गया है, पाकिस्तान राजी हो गया है, और सीज फायर को लेकर के जिस तरह से बात बनी और आज
5 बजे अब से कुछ ही देर बाद जो है डीजीएमओ की बैठक होगी। पाकिस्तान की ओर से कासिफ इकबाल और भारत की ओर से डीजीएमओ राजीव गही के बीच जब हॉटलाइन पर बातचीत होगी और उसके बाद देर रात प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करेंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हुए 9 ठिकानों पर जो है सो आतंकियों को तबाह किया, आतंकी के लॉन्च पैड को बर्बाद किया और उसके बाद 9 और 10 मई को किस तरह से पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से उन्होंने कहा था कि हम जो है पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कल्पना से परे होगा। लेकिन सीजफायर के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री रात में उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने वाले। राकेश सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति पर पैनी नजर, नजदीकी नजर रखते हैं। राकेश, भारत की राजनीति ने इस सीज फायर या गन्स के रुकने को एक अलग तरीके से लिया। हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी बड़े एक्सपोस्ट आने लगे, लोगों में भी एक अजब सवाल था। उम्मीद है प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों के इन ऐतराज और सवालों के साथ देश की जनता को भी सीधे जवाब देना चाहेंगे। राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव, जो बड़ी खबर ये है कि ये जरूर है कि जिस तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई पर प्रधानमंत्री संदेश देंगे, और ये साफ है जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संबोधन, और इस संबोधन में प्रधानमंत्री आखिरकार सारी चीजों का सिलसिलेवार रुख रख सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, भारत की कार्रवाई से किस तरह से पाक के मिलाया और अमेरिका के पास गया, आखिरकार कौन कौन से देश थे जो कि इसमें मीडिएटिंग भारत के पास पहुंचे, तो तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी दे सकते हैं। ये जरूर आपने कहा कि इसको लेकर राजनीति, देश के अंदर भी राजनीतिक दल, कांग्रेस की बात करें, कई अन्य दलों ने भी कई बातें कही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री, क्योंकि स्पेशल राहुल गांधी ने स्पेशल सेशन की भी मांग की है, तो प्रधानमंत्री जो है, ये है जो हमारे पास सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है देशवासियों को, क्योंकि कोई भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो प्रधानमंत्री जनता के बीच जाते हैं अपने, तो अब देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री इन मसलों को लेकर किस तरह से रखते हैं। ठीक है राकेश, संजय और मनोहर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद कि इस जानकारी के साथ आप लोग जुड़े और ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आज 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नेशनल आईडी नंबर से उस आतंकवादी की पहचान हुई जिसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है। इससे आईडी नंबर से ग्लोबल आतंकी की पहचान मेल खाती है। अमेरिका ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। पाकिस्तान सेना के दावे के बाद जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति की पहचान पाकिस्तान की सेना बता रही है, उसकी सभी जानकारियां, नाम यानी जन्म तिथि और यहां तक कि नेशनल आईडी पूरी तरीके से हाफिज अब्दुल रऊफ से मेल खाते हैं, जिसे अमेरिका ने विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। उसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है। अब पाकिस्तान की खुद की दी गई जानकारी ये साफ कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी मारे गए इस आतंकवादी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। ये डिटेल्स जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, हाफिज अब्दुल रऊफ की ये जानकारी है, जो लश्कर का बड़ा आतंकवादी था। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके घर की बात, उसका नाम, उसके बारे में बाकी सारी जो जानकारियां हैं, वो पहचान उसी ग्लोबल आतंकी की हैं, ग्लोबल टेररिस्ट की, जिसे अमेरिका कब का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। आईडी नंबर ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ से मैच करता है। तो आपको बता दें कि कौन है हाफिज अब्दुल रऊफ, ये भी जानकारी समझ लीजिए। आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है।
लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडरों में इसका नाम है। 1999 में लश्कर तैयबा का हिस्सा बना हाफिज अब्दुल रऊफ जमात उद दावा संगठन में एक्टिव है, वही जो लश्कर की आतंकवादी गतिविधियों के कवर के रूप में इस्तेमाल होता है। 2003 में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारी मिली। 2008 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नियुक्त किया गया। फलाह-ए-इंसानियत यानी FIF फाउंडेशन का मुखिया बनाया गया। राहत फंड की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाना इसका काम। FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करता है और 2009 में इसने बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया है। यह है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। आतंकी रऊफ पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान का दावा जो था वो झूठ बेनकाब। अब्दुल रऊफ को मासूम बताया था। आतंकी हमलों में इसने मासूमों की जान ली थी। आतंकी संगठनों से कहा कि कोई नाता नहीं है, इस तरीके की बात। लश्कर तैयबा का कमांडर है। आतंकी रऊफ को मौलवी बता रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के आतंकियों की ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में इस आतंकवादी का नाम है। पीछे तमाम सेना के, पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी। नमाज जनाजा में कौन कौन शामिल हुआ? लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, दूसरा मेजर जनरल राव इमरान सरताज, तीसरा ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, चौथा पंजाब पुलिस से डॉक्टर उस्मान अनवर, पांचवा मलिक सोहेब अहमद पंजाब विधानसभा के सदस्य या विधायक। ये सब लोग नमाज जनाजा में शामिल हुए जहां हाफिज अब्दुल रऊफ की मौजूदगी। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान हाफिज अब्दुल रऊफ को लेकर तमाम झूठ बोल रहा है, लेकिन जानकारियां बता रही हैं कि पाकिस्तान का झूठ खुद पाकिस्तान की जानकारियां ही बेनकाब कर रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से राजीव ये जानकारियां अब सामने आने लगी हैं, ये जानकारियां पाकिस्तान की गले की वो फांस बनेगी। और वजह ये है कि भारत ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी जो हैं वो खुलेआम सरकार और सेना की मदद से जो है कोई भी काम करते हैं और बड़े खुली छूट सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से दी जाती है। इसी चीज को लेकर IMF को भी भारत ने चेताया था कि वो जब फंडिंग कर रहा है इसको, तो उससे पहले कम से कम ये देखे कि ये पैसे का इस्तेमाल जो है वो कहाँ होता है। तो ऐसे में अब भारत की तरफ से जब ये नया खुलासा होगा कि किस तरीके से रऊफ जो है वो जो एक आतंकी है वो वहाँ पर पाकिस्तान में खुलेआम जो है वो सरकार के लोगों के साथ, MLA वहाँ पर हैं, सेना के अफसर वहाँ पे हैं, उनके साथ है, तो वो अपने आप में एक बड़ा खुलासा जो है वो होने वाला है। और इसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्योंकि भारत का मकसद इसलिए नहीं है कि भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है इसमें कोई हस्तक्षेप करे, बहुत कुछ कर सकता है। भारत सिर्फ इस चीज के लिए उन लोगों को आगाह करना चाहता है कि कल को जब भारत जैसे इस बार स्ट्राइक किया है, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया, तो अगली बार जब भारत करे तो कम से कम इन लोगों को, दुनिया को ये बताने की जरूरत ना पड़े कि आखिर क्यों किया गया है। क्योंकि भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान दुनिया के कई देशों के सामने जाकर रोता गिड़गिड़ाता है। तो ऐसे में जब भारत सब साफ करेगा तो पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट, पाकिस्तान का रोना कम से कम बाकी देशों को समझ आएगा कि आखिरकार ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान। सच्चाई जो है वो भारत ने पहले दुनिया को दिखाई होगी। सच्चाई भारत ने पहले दुनिया को दिखाई होगी। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन बने रहे अजय जांडियाल मेरे साथ, क्योंकि अगली बड़ी खबर का भी रुख कर रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों का सफाया हो गया, मगर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान के पास महफूज है। बताया जा रहा है कि उस सेना के संरक्षण में किसी महफूज जगह पर छिपाया गया है। उसे 2 लेयर की सुरक्षा दी गई है। जानकारी के मुताबिक हाफिज को लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया में मियां मीर कॉलोनी के एक सेफ हाउस में रखा गया है। ये लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी के 4थी कोर का कमांडर रहता है। आप समझ सकते हैं कि जगह लाहौर में कितनी सुरक्षित मानी जाती होगी। इसके पहले हाफिज लाहौर के ही मुनीर रोड इलाके में ऑफिसर्स कॉलोनी के नज़दीक बने एक सेफ हाउस में रह रहा था। हालांकि इस पते पर भी हाफिज सईद 4 महीने ही रह सका और उसे भारत की कार्रवाई के खौफ से अपना एड्रेस बदलना पड़ा।
अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद का एड्रेस इतनी बार बदल लेगा कि हाफिज सईद को ये याद नहीं रहेगा कि वो 4 महीने या 6 महीने पहले कहां रहता था। ठीक कहा राजीव आपने, मगर सबसे बड़ी बात है कि हाफिज सईद हर अपने दिन जो है गिन जो रहा है, उसको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी वो मिसाइल, कौन सा वो ड्रोन, कौन सा वो हमला जो है वो उसके लिए आखिरी हमला होगा। क्योंकि जो जानकारी है, हाफिज सईद हो या बाकी बड़े जो तीसमान खान बनते थे अपने आप में, ये जो आतंकी कमांडर है, उनके हाथ पैर फूले हुए हैं जब उन्होंने इन हमलों को देखा है। क्योंकि जो जानकारी है, जैसे ही जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय और लश्कर तोयबा के मुख्यालय पर हमले हुए, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि ये भारत जो है वो कुछ भी कर सकता है। भारत के ये हमले जो हैं वो उसने हिलाकर रख दिया है पाकिस्तान में बैठे इन आतंकी कमांडरों को। यही वजह है कि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीर कॉलोनी में छुपे या कहीं और छुपे, किसी भी जगह पर इसको हाफिज सईद को मारना भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर अभी ये सीज फायर सर्वाइव कर जाता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि शायद जो है हाफिज सईद को कोई एक मौका मिल जाए। मगर तब भी जिस तरीके से वहां पर पहले से ही अननोन गनमैन जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं आतंकी कमांडरों को, कहीं वो इनको इनकी जो है काम पूरा ना कर रहे, ये भी दिख रहा हो। एक तो पाकिस्तान में ये अज्ञात हमलावर बहुत सारे हैं और दूसरा हाफिज सईद को भी पता चला होगा कि इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक ऐसी है कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता, वहीं पर जाकर शिकार बनाती है जहां पर वो भेजी गई है। आप मेरे साथ बने रहे और आप भी भाई सही बात कह रहे थे, आप मेरे साथ बने रहे। और मैं एक और बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर आपका रुख करता हूं। हाफिज सईद ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। याचिका में अपनी सजा कम करने की मांग की है, आतंकी फंडिंग के मामले में सजा को पलटने की मांग की है। लेकिन सजा के बीच भी हाफिज सईद को पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके का ट्रीटमेंट दे रही है, वो एक सजा याफ्ता को तो नहीं मिलता। हाफिज सईद को, जैसा हम बता रहे थे, लाहौर में वहां छिपाया गया है जहां पर 4th कोर का कमांडर रहता है। ये बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, इस मसले पर अगर पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी दलील देता है जो हाफिज सईद की बात को सपोर्ट करती है, तो भारत के पास एक और सबूत होगा कि पाकिस्तान कैसे पाल रहा है और कैसे इन टेररिस्ट को संभाल रहा है। देखिए राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक चीज बड़ी साफ है, भारत के लोगों को और भारत की जो सरकार है उनको कम से कम इन हमलों के बाद, जो ताजा हमले हुए हैं, पहले भी शक नहीं था, मगर ये यकीन हो गया है कि अब हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या फिर बाकी आतंकी सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या पाकिस्तान में कहीं भी छुप जाएं, इनको पकड़ना, इनको मारना भारत के लिए कोई दूर नहीं है। पाकिस्तान के अवेटाबाद में जब अमेरिका ने स्ट्राइक करके लादेन को मारा था और उसके बाद उसको वहां से उठाकर भी लाया था, कुछ इसी तरह या उससे भी ज्यादा बड़ा भारत कर चुका है। क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ एक लादेन को मारने के लिए वहां हमला किया था, भारत तो 100 लादेन मार चुका है। और आपको बता दूं कि भारत 100 लादेन इसलिए क्योंकि आप सोचे कि 35 साल से चल रहे आतंकवाद में इस वक्त जम्मू कश्मीर में लादेन ने एक बिल्डिंग में जो ट्विन टावर पे अटैक करवाया था, उसके बाद अमेरिका में जो लोगों के मारे गए, उससे कई गुना जो आतंकी जो लोग हैं मासूम, वो भारत में जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा कि भारत ने जो लादेन मारे हैं, अब लादेन का सरगना जो है वहां भारत के हिसाब से मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, तो वो भी अब दूर नहीं है। और अमेरिका की तरह पिन पॉइंट स्ट्राइक करके कहीं भी किसी को भी खत्म करने की कवायद जो है वो शुरू हो सकती है। चाहे ये किसी सैन्य ठिकाने पे छुपे, चाहे आर्मी चीफ के पास आसिम मीर के पास छुप जाए, या फिर ये छुप जाए देश के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ के पास। जब भारत ने इसको टारगेट करना है, सेना ने, एयरफोर्स ने प्लान बना लिया, तब हाफिज सईद हो या मसूद अजहर को इनका बचना जो है लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इनका बचना वाकई नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर इनकी ही मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल इस जानकारी के साथ। उधर भारत पाकिस्तान संघ